नमस्कार दोस्तों, क्रमशिला आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम पैसेज की एक नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। देखते हैं किस तरीक़ा से पैसेज करेंगे। आप लोग कर रहे हैं ना? कमेंट नहीं करते हो, कुछ शेयर कीजिए। इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो है आपको पैसेज सही करने में काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, आप लोग इसको पर डे 2 करो। पर डे 2 करोगे ना, समझ लीजिए आपके 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 20 से 22 क्वेश्चन पैसेज के, 10-12 क्वेश्चन रीजनिंग के, 2-3 क्वेश्चन मैथ के और सीसेट पास। श्योर बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही पास किए हैं। मैं पैसे बेस्ड रहता हूँ, रीजनिंग बेस्ड रहता हूँ, मैथ बहुत कम करता हूँ। मैथ करने के लिए फिर समय भी नहीं बचता है, उसके 2-3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, रीजनिंग पूरा फुल करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव फुल करते हैं। तो मेरी ये स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, बायो से बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं मैथ में थोड़ा सा हाथ तंग है। लेकिन अपन क्या करते हैं, 2 चीज़ को मजबूत कर देते हैं। कोई से 2 सेगमेंट अगर आपके मजबूत हैं तो आप सक्सेस हो जाओगे। एक सेगमेंट से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं जो सेगमेंट तैयार कराऊंगा वो पैसेज का और रीजनिंग का। हालांकि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पैसेज कराऊंगा। रीजनिंग आपको अलग से पढ़नी है, उसको मेहनत करिए। ठीक है, हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज जो क्वेश्चन है वो पूर्व धारणा से है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि पूर्व धारणा का क्या इशू रहता है, इसमें पूर्व धारणा की दिक्कत आती है, किस तरीक़ा से सॉल्व करें, कैसे ना करें। तो आज मैं बताऊँगा पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है। पूर्व धारणा का मतलब सीधा सीधा है कि आप पहले से कोई चीज़ सोच के ना चलें। आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप सोच रहे हों कि भाई इसका रिजल्ट यही होगा, तो वो चीज़ सोच के ना चलें। ठीक है, तो ये तो हो गया पूर्व धारणा। अब देखिए, पूर्व धारणा से देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उसमें सेम वही चीज़ आती हैं जो पैसेज में लगभग इशारा किया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जो पैसेज में उसका इशारा ना किया गया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप भी पढ़िए, इंग्लिश में भी स्लाइड है, हिंदी में भी है, सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा। कुछ इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, कुछ हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। औषधीय पेटेंट कराने वाले को पेटेंट अवधि के लिए संरक्षण प्रदान करते हैं। ओके, पेटेंट कराने वालों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे दवाओं की कीमत निर्धारित करें। जो पेटेंट कराता है उसको ये स्वतंत्रता मिलती है कि वो दवाओं की कीमत को निर्धारित करें। ठीक है भाई, हाँ मिलती होगी। ओके, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, किंतु जो एक अधिकार को अवधि तक के लिए समय सीमित हो, किंतु हो सकता है कि जनता खर्च झेल ना पाए। एक उन्हें एकाधिकार दे देता है, एक अवधि तक रहता है, जो हो सकता है वो जनता झेल ना पाए। सही बात है। यह विश्वास किया जाता है कि पेटेंट कराने वालों को दिया गया ऐसा पेटेंट संरक्षण जनता को एक लंबी अवधि के दौरान नवप्रवर्तनों तथा अनुसंधान और विकास के माध्यम से लाभकारी होगा। ओके, ये लाभकारी होगा। यद्यपि इसके लिए एक कीमत देनी होती है जो कि पेटेंट की हुई दवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत के रूप में होती है। यद्यपि यह पेटेंट व्यवस्था और कीमत संरक्षण पेटेंट रहने के दौरान दवा की कानूनी रूप से वैध ऊंची कीमत के माध्यम से पेटेंट कराने वाले को नवप्रवर्तन और अनुसंधान पर पेटेंट कराने वाले नवप्रवर्तन और अनुसंधान पर आई लागतों का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वैध क्रिया पद्धति उपलब्ध कराते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पेटेंट जो पैसेज है, पैसेज की लास्ट 2 लाइन और ऊपर की 1-2 लाइन ही डिसाइड करती हैं कि पैसेज का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें पूर्व धारणा पूछा गया, तो पूर्व धारणा में हम लोग देखते हैं कि क्या सही होता है। पूर्व धारणा वाले स्टेटमेंट्स में एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो पैसेज में लिखी हो। वो बात वही लिखी होगी लेकिन उसके शब्द चेंज होंगे। ठीक है,
पूर्व धारणा में हमें सिर्फ सेंस पे काम करना होता है, इसका सेंस देखना है कि जो पैसेज में लिखी है बात वही होगी, लेकिन जो इन स्टेटमेंट्स में लिखी है, पैसेज के स्टेटमेंट्स में इनमें, तो इनमें वो बात डायरेक्टली नहीं होगी, शब्द चेंज होंगे बस उसके। हम देखते हैं आगे। पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ कराने में जनसाधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। हाँ भाई, ये बात तो सही कह रहा था कि ये कह रहा था जनता को जो है दवाओं को कीमत निर्धारित करनी जिससे एक अधिकार में खर्च झेल ना पाए। ये बात कह रहा है ना, जनता खर्च नहीं झेल पाती है तो उस पर भारी बोझ पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल भाई पैसेज में कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं औषधि उत्पादों के। अच्छा, अब पहला हमने सही माना है तो पहला सही मानेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा या चौथा, दूसरा पढ़ते हैं। औषधि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। कह रहा है औषधि उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता। अब उसमें ऐसा नहीं बोला गया है, अन्य देशों के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है पैसेज के अंदर। उन्होंने केवल पेटेंट के बारे में बात की है, वहाँ की जनता के बारे में बात की कि उस पर क्या बोझ पड़ता है और कैसी प्रक्रिया है, उन्हें कब मिलता है कब नहीं मिलता है। अन्य देशों के बारे में बात नहीं की है, ना गरीब देशों के बारे में बात की है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। हालांकि हमारा आंसर तो आ गया, अभी हमें दो स्टेटमेंट और पढ़ने, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिकल्पित कराने के दौरान जनसाधारण को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य होता है। भाई अनेक देशों में कह रहा है, अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य अभिकल्पित, बात ही नहीं हो रही है अनेक देशों की, केवल बात वो कहीं एक जगह की कर रहा है, ठीक है। अनेक देशों की बात ही नहीं कर रहा है और ना ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि उन्हें सस्ती दवाएं मिले। तो थर्ड स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं। सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पेटेंट कराने वाले के अधिकारों और रोगियों की आवश्यकताओं के बीच उपयुक्त संतुलन बनाए रखें। हाँ भाई, ये बात तो बोली गई है कि जिसने दवाई को रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, R&D दवाई पे किया है, और रोगियों और जो सरकार है उसका ये दायित्व बनता है कि सरकार जनता को दवाई सस्ती मिलाए, तो उसको संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये पूर्व धारणा बनाई गई है, तो ये बात सही है। ऐसा पेशेंट में भाव था, तो ये भाव था, तो ये वाला हमारा पूर्व धारणा वैध हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ वाली वैध हो जाएगी। अगर हम ऊपर के स्टेटमेंट पहले नहीं काटते तो चौथा सही मान के चलते, और चौथा सही मान के चलते तो बी और सी में से कोई एक सिलेक्ट करते, तो बी और सी में से फिर तीसरा, और पहले में से हमें पहला ज़्यादा सही लग रहा है, तो आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहे हैं, इसमें भी पूर्व धारणा पूछी गई है, एजम्पशंस। अब देखिए क्या एजम्पशंस है, और इसमें भी एजम्पशन में ये देख लिए, ये वैध पूछा है कि अवैध पूछा है। यहाँ पे ज़्यादातर तो वैध ही पूछता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अवैध भी बोल देता है, ठीक है। तो आगे करते हैं। भारत को नागरिकों को व्यक्तिगत डाटा, यानी देख लो, ये यूपीएससी की हिंदी है, दत्त को डाटा लिखा है, जिसको हमने आज तक नहीं पढ़ा होगा हम लोगों ने। डाटा निरापद और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसा वातावरण में जहां निगरानी होती है या ऐसी जगह में जहां किसी व्यक्ति की निजता की जानकारियां संकट में हों, वह परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। दत्त यानी कि डाटा का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिन्होंने ये सृजित होते हैं। उन्हें ही उनको वैसा ही जहाँ है जैसा उपयोग के लिए सुलभ प्रतिबंधित मुद्रीकृत करना चाहिए। इसलिए दत्त यानी कि दत्त संरक्षण कानूनों के द्वारा सही प्रकार का नवप्रवर्तन
जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता साक्षी हो, सुकर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट की 2 लाइन पढ़िए। इसलिए दत्त संरक्षण जो है यानी कि डाटा संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नव प्रवर्तन यानी कि नवाचार, इनोवेशन जो प्रयोक्ता केंद्रित, जो यूज़ कर रहा है उसको केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, और निजता संरक्षण यानी कि प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग होना चाहिए। देखते हैं, निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य है। ये बात ठीक है। ये देखिए ऊपर की सेकंड लाइन में क्या बोला गया है कि नागरिक को व्यक्तिगत डाटा जो निरापद संरक्षित रखते हैं वो डिजिटल अर्थव्यवस्था समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। तो वही इसमें कह रहा है कि जो निजता यानी प्राइवेसी है, डाटा है, संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है, उनका एकमात्र अधिकार ये नहीं है कि उसको सिर्फ संरक्षण किया जाए, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था के लिए भी मूल्य है। ये बात सही है और दूसरी लाइन में भी बोला गया है। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, निजता और नवप्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है। भाई सही कह रहा है। लास्ट के नीचे वाली लाइन पढ़िए, देखिए, डाटा संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशंस जो प्रयोक्ता यानी कि जो प्रयोग करता है उस पर केंद्रित होनी चाहिए, और निजता संरक्षी हो यानी कि उसकी प्राइवेसी बनी रहे, सुकर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो निजता और नवप्रवर्तन के बीच आधारभूत कड़ी है, बिल्कुल कड़ी है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं, तो इसमें आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके इसका आंसर बताई करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास में अगर जुड़ेंगे तो इसको करने में और भी मज़ा आएगा, और भी कुछ नए तरीके लेके आएंगे। और इसको शेयर कीजिए। जैसे ही हम एक अच्छी सी संख्या में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम लाइव डिस्कस किया करेंगे और आप लोगों को बताएंगे किस तरीक़ा से पैसेज को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हें ऑफिशियल आंसर की से चेक भी करते रहिए, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो कह रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, आप इस पर पढ़ें, आपके काम का है, आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो फिर इसको करें, और जब करेंगे तो देखेंगे आप इसको फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर पैसेज में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बताइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी फीसेस लेते हैं इसके लिए और कुछ नहीं कराते हैं। आपने कभी भी क्लास देखी हो किसी भी टीचर की तो उसमें कुछ खास नहीं बताते हैं, सिर्फ ऐसे ही बेफालतू का फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, पैसेज अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट आके माइंड में पड़ गया तो समझ लीजिए आपका पैसेज गलत नहीं होने वाला। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।